नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। जैसे भी हमारे पास में हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है, इससे आप लोगों को ये तो पता लग चुका होगा कि रियलिटी में हरियाणा जीके होती कैसी है और उसका लेवल कैसा होता है, एक बार में एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं। इसलिए भी आप अपने बेहतर कंटेंट के लिए अपने चैनल के साथ में जुड़ना होगा, क्योंकि जो हमारे पास में अब से लगभग 6 या 7 क्लासें आ चुकी है, जिस स्टूडेंट ने वो 7 क्लासें देखी है, मैं यकीनन दावे के साथ में कह सकता हूं कि भी ऐसी क्लास आपको हरियाणा जीके की कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ना ये कोई कंटेंट कोई बुक से उठाया गया है, ना ही आपको बुक में मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भी बहुत मेहनत की गई है। आप लोगों को इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां से आया है, कब आया है, क्यों आया है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और एग्जाम क्लियर करना। अब आप लोगों को पता होगा कि जो पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, 5000 हमारे पास में मेल कांस्टेबल हैं और 1000 फीमेल कांस्टेबल हैं। उनमें जो हरियाणा जीके आएगी, या हम कह सकते हैं कि जो वो पेपर लेगी वो कौन लेगी, HSSC लेगी भाई। उसका ये नहीं पता भी कौन सी लेवल तक का वो हरियाणा जीके उठा सकती है। NTA है, चलो ठीक है, भी उन्होंने तो भाई हरियाणा जीके बिल्कुल बेसिक सी दे दी, यानी कि उनमें हम कह सकते हैं कि गधे घोड़े बराबर कर दिए थे। अगर HSSC पेपर लेती तो भाई पता लगता कि जो रियलिटी में पढ़ने वाला है ना, उसी को ही फायदा मिलता है। अब तो क्या है भाई, 25 में से हरियाणा जीके जो कोई लास्ट के 2 महीने में पढ़ा है 20 नंबर ले रहा है, जो 1 साल से पढ़ रहा है वो 23 नंबर या 22 नंबर ले रहा है भाई। इसमें से कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी, लेकिन जब HSSC पेपर लेगी ना, तो ये सभी के भी फिल्टर पार देती है। पहले भी देखा होगा, हरियाणा पुलिस का एग्जाम आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, 2019 क्लर्क का एग्जाम देखा होगा भी, क्या से क्या हो गया पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे भी इन आने वाली सिचुएशन को पहले से समय के अनुरूप अपने आप को डालिए और देखिए भी हमें क्या से क्या पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जो हरियाणा जी के इसमें बताई गई है 20 नंबर की, भी मायने बहुत रखती है। सभी पढ़ के जाएंगे, लेकिन हरियाणा जीके का अगर लेवल उठा और उसमें से अगर आपने ही ठीक किए है ना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर वरना नॉर्मल हरियाणा जीके आएगी तो उसमें तो क्या है भाई, सभी के सभी करके आएंगे, उसमें आपने क्या है कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। तैयारी हमेशा ऐसे रखनी चाहिए, जो हमसे पूछा जा रहा है, जो पहले पूछा गया है और एक कदम आगे पूछा जाने की पूरी संभावना है। इस तीनों लेवल तक आपको हरियाणा जीके की गारंटी हमारी रहेगी। जिस स्टूडेंट ने पिछले की 6-7 क्लासें देखी है, अब 8वीं क्लास तो भाई उसे वो अपने आप में ही देखनी पड़ेगी। तो आज हमारे पास में टॉपिक क्या रहेगा कि जो हरियाणा के CM है उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी रहेगी, या हम कह सकते हैं उनके बारे में जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि 1966 से लेकर जो एट प्रेजेंट 2019 में हमारे पास में मनोहर लाल खट्टर ने जब शपथ ली थी, तब तक कितने CM के बारे में हमने पढ़ा था और उनका कार्यकाल कौन सा रहा था। थोड़ा सा एक बार देखते हैं, 1966 से लेकर 2019, इस दौरान सबसे पहला CM आता है हमारे पास में भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। और उसके बाद में हमारे पास में आएगा 19 का जो एट प्रेजेंट CM है खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर। अगर हम इसकी बातें करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अब तक 10 CM बन चुके हैं, 10 व्यक्तिगत CM। व्यक्तिगत CM इनका जो टाइम काल है ना, इनके बारे में पिछली वीडियो में बताई गई है, अभी उसमें आपको देखना पड़ेगा भी कौन से समय तक कौन सा CM रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अगर CM की सीक्वेंस हमने पढ़ ली ना, जो कोई आगे आने वाले जिलों का तो हमने चलो ठीक है भाई वर्गीकरण कर लिया कि भी कौन सा जिला कब बना था, तो उसमें भी हमारे पास में बहुत काम की चीजें आएंगी। लेकिन जैसे जैसे कोई योजना आएगी तो उनमें भी क्या होगा, CM का बहुत अहम योगदान रहता है। अगर CM की सीक्वेंस हमें याद है और योजना मान लेते हैं कि कोई ना कोई 1971 की जनगणना कह सकते हैं भी हम, भी कौन से CM के काल में हुई थी भी अपने हरियाणा की, तो ये हमें अगर CM का सीक्वेंस पता है तभी बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते भाई। उसके बाद में हम कह सकते हैं भी नॉर्मली सी हमारे पास में बुढ़ापा पेंशन लागू हुई थी, तब कौन CM था, ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। लेकिन मान सकते हैं कि 1995 में जब हमारे पास में पंचकुला जिला बना था, तब CM कौन था भाई। अगर CM की सीक्वेंस याद है तो ही हम बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। और CM की सीक्वेंस हमें बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी भी। उसके लिए मैंने पिछली क्लास बनाई है,
जो कि भी बहुत ही शानदार डाटा के साथ में इतने अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की गई है, अभी शायद आपको कहीं भी ना मिले वो चीजें। तो अब हमारे पास में ये इनके बारे में रहेंगे 10 व्यक्ति, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो 10 व्यक्ति आए हैं उनके बारे में, जीवनी के बारे में, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 1 से लेकर हम कब कहां तक पढ़ेंगे, 10 तक। अगर हम इनके सीक्वेंस की थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो ये कौन से आते हैं इनके बारे में भी हम देख ही लेते हैं, और उसके बाद में इनकी चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट नंबर का सीएम मिलेगा भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में राव वीरेंद्र सिंह। थर्ड आएगा हमारे पास में, राष्ट्रपति शासन लग चुका है 1967 में, बंसीलाल। बंसीलाल के बाद में हमारे पास में आता है फोर्थ नंबर पे बनारसी दास। बनारसी दास। अब हमारे पास में 1967 का क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा और सीएम बनेंगे देवीलाल। देवीलाल के बाद सीएम बनेंगे 6th नंबर पे बदनलाल। इनके बारे में देखेंगे ये कब कब क्या क्या रहा है इनके बारे में। 7th नंबर पे रहेंगे हमारे पास में ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। 8th नंबर पे आएंगे हमारे पास में हुकुम सिंह। हुकुम सिंह, ये 7वीं विधानसभा की बात है जिसमें भाई पूर्ण रूप से गदरफंड मचा था। 8th नंबर पे आते हैं हमारे पास में हुकुम सिंह। हुकुम सिंह। फिर हमारे पास में 9th नंबर पे आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत शानदार है। और 10th पे आएगा हमारे पास में मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। अब हमारे पास में इनके बारे में एक एक डिटेल पढ़ेंगे, इनका संबंध कहां से है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और उसके बाद में इनकी जो राजनीतिक क्या योगदान है, क्या इनमें हमारे पास में स्वतंत्रता सेनानी रही है, क्या इनका सामाजिक योगदान है। इनसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में भगवत दयाल शर्मा रहेगा। भगवत दयाल शर्मा से पहले हम थोड़ी सी एक बात और करना चाहते हैं, जिससे क्या संबंध भाई, चलो हरियाणा से के सीएम तो नहीं है, फिर भी संबंध उनका हरियाणा से था। अगर उससे पहले हम बात करें कि 1947 के समय जब पंजाब के सीएम बने थे गोपी चंद भार्गव, तो उनका संबंध कहां से था, सिरसा से था। वो तो बहुत बार पूछा गया, क्या पता भी उनके जन्म के बारे में पूछ ले, पूछ भी सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है संबंध, क्योंकि व्यक्तित्व तो हरियाणा का भी बहुत प्रमुख है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो जो सीएम बने थे उनके बारे में ये लिस्ट जिसने नहीं देखी है ना भाई, एक बार जरूर देखे कि उनके टाइम पीरियड काल भाई कब कब कहां तक रहे थे। ये रहा भाई, ये पीछे की वीडियो में आपको दर्शाया गया है कि बहुत अच्छे से कि क्या क्या कौन से टाइम पीरियड के दौरान कौन सा सीएम रहा था, और अपने उसके बाद में आने वाला सीएम, पहले आने वाला सीएम। अब हमारे पास में जैसे भगवत दयाल शर्मा, इनके बारे में हम बात करेंगे, और हमारा टॉपिक तो क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई। ये सीट आपको जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उसमें मिल जाएगी, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, बाद में वीडियो देख लीजिए, या पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद इसको आराम से नोट कीजिए, और फिर एक बार और वीडियो देख लीजिए, तब भाई आपको मुझ जवानी ये टिप्स पे याद हो जाएंगे। और आज हमारे पास में जो जो व्यक्ति आ रहे हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। उसके साथ में अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूं कि ये जो हमारी लिस्ट आई है, तो इसके साथ में ये तो क्या रहे हैं हरियाणा के सीएम। अगर इसी के साथ में हम थोड़ा सा वो और बातें कर लें कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कितने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। सबसे पहले आया था हमारे पास में चांदराम। चांदराम चांदराम के बाद में सेकंड में आया था हमारे पास में मंगल सेन। मंगल सेन के बाद में थर्ड पे आया था हमारे पास में
बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। फिर आएगा फोर्थ नंबर पे हमारे पास हुकुम सिंह। हुकुम सिंह 7वीं विधानसभा, जिसका जिक्र हमें कहां पर मिलता है, लिम्का बुक में। 5वें नंबर पे आएगा हमारे पास में चंद्र मोहन। चंद्र मोहन, इनके बारे में भी हमें जिक्र देखना पड़ेगा, मोहन। 6th नंबर पे आता है हमारे पास में दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला, इनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी हम भाई बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई इनकी शुरुआत करते हैं। हमारे पास में टॉपिक क्या रहेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत जानकारी। इसके बारे में मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत जानकारी, मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत जानकारी बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर कहीं इसकी जानकारी हमें और कहीं से मिल रही है तो वो भी आप लोग बताइए। तो हमारे पास में सबसे पहला सीएम आता है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। उससे पहले भाई मैं आप लोगों से एक सीएम के बारे में और बातें करना चाहूंगा। जो सीएम आते हैं यानी कि पंजाब के पहले सीएम गोपी चंद भार्गव, ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, गोपी चंद भार्गव। इनका संबंध क्या था, सिरसा से। और ये क्या थे भाई, पंजाब के पहले सीएम यानी कि 1947 में सिरसा। आज जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, ये एग्जाम में अगर पूछा गया तो भी बहुत शानदार प्रश्न होगा। अब तक 10 प्रश्नों के बारे में तो पूछा गया भी इनका जन्म कब कब हुआ है, कहां पर हुआ है, लेकिन इनके जन्म की बात करते हैं तो ये 1889 में हुआ था। और इसी दिन इसी साल भी एक व्यक्ति का जो कि भारत के बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं उनका भी जन्म हुआ था, वो है जवाहरलाल नेहरू। इनके मतलब यानी कि महान व्यक्तियों का जन्म एक ही साल में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और गोपीचंद भार्गव। इनका संबंध कहां से था, सिरसा से था। और ये क्या थे भाई, पंजाब के पहले सीएम। पंजाब के फर्स्ट सीएम कब, 1947। यह भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में इसकी थोड़ी सी एक दो राजनीतिक भूमिका और रहती है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें कुछ जनक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में हम चर्चा करें तो उनके बारे में हम चर्चा करें तो इन्हें कहा जाता है खादी आंदोलन का जनक। जो कोई खादी आंदोलन चला था, शायद ये महात्मा गांधी के साथ में थे भाई। खादी आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, खादी आंदोलन के जनक। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये इनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर की मर्जी है, उनके हाथ में कलम है, कुछ भी लिख सकता है। उनके पास प्रश्नों के क्या है, गोदाम भरे हुए हैं, अभी जीव का चाहे वहां से प्रश्न उठा सकता है। फिर हमारे पास में अब हमारे पास में फर्स्ट सीएम की बात करेंगे, जो कि आएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये क्या थे, हरियाणा के फर्स्ट मनोनीत सीएम थे। अगर इनके संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध कहां से रहा था, बेरी झज्जर। बेरी झज्जर। अगर जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म भी कौन सी ईयर होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1918 में। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना भाई, जन्म 1918। कहां पर इनका संबंध कहां से होता है, क्योंकि ये भी क्या थे, जब हमारे पास में हरियाणा
का फैसला सीएम बने थे तब इनकी विधानसभा सीट भी कौन सी हुआ करती थी, झज्जर हुआ करती थी। उसके बारे में भी हमने देखा था, पिछली वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बार फिर से पुनः दिखा देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास में पंडित भगवत दयाल शर्मा और उस समय उसकी विधानसभा सीट का क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, झज्जर हुआ करता था। ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है, इसी के बारे में यही जानकारी है और कुछ हमारे पास में जानकारी नहीं है। और उसके बाद में हमारे पास इसके बारे में और क्या रहेगा, ये हरियाणा के फर्स्ट मनोनीत सीएम थे, ना कि चयनित थे। हरियाणा के फर्स्ट मनोनीत सीएम, हरियाणा के फर्स्ट मनोनीत सीएम। और क्या था भाई, सबसे छोटा कार्यकाल भी था इसका, सबसे छोटा कार्यकाल। ओम प्रकाश चौटाला का नहीं है, सबसे छोटा कार्यकाल कितने दिनों का था, बस मात्र ये 143 दिन रहे थे भी शायद। और उसके बाद जिसमें हमें ये भी देखने को मिला था भी 143 दिन। उसके बाद हम बात करें तो ये क्या थे भी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। यानी कि ये अपने साथ भी बहुत ज्यादा राजनीतिक पहुंच रखते थे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में और बातें कर लें। जब ये हरियाणा बनने से पहले कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब हमारे पास में हरियाणा और पंजाब संयुक्त रूप से एक ही राज्य हुआ करते थे तो ये क्या थे भी, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद ये राजनीतिक के साथ साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी रही है भाई। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में इनके बारे में एक विशेषता और भी मिलती है, ये भाई मल्टी टैलेंटेड है। जो कोई भी सीएम बनेगा ना वो मल्टी टैलेंटेड होगा। उसके बारे में क्योंकि भाई वो एक खूबी नहीं, बहुत सारी खूबियां जानता है, जिसके कारण ही उसे सीएम बनाया जाता है भाई। तो अब हमारे पास में ये क्या थे भाई, बम बनाना भी जानते थे भाई, बम बनाना जानते थे। पता होना चाहिए भी, बड़े कितने खतरनाक आदमी थे, जानते थे। उसके बाद में इसका एक प्रिय खेल भी हुआ करता था। प्रिय खेल वो कौन सा हुआ करता था, शतरंज। प्रिय खेल शतरंज। ये इनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी रहती है। और प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बता दूं। इनके बारे में एक बार जन्म के बारे में पूछा गया था कि कौन सी जगह पर हुआ था, तो बेरी और इनका संबंध बेरी झज्जर से था, यानी कि झज्जर जिले से था। जन्म कब हुआ ये प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा के फर्स्ट मनोनीत सीएम कौन है ये भी पूछा गया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जब भी कभी एग्जामिनर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड चला, ओवर स्मार्ट बना, तो ये प्रश्न पूछेगा भाई आपसे, स्टार मार्क कर लेना कि हरियाणा का सबसे छोटा कार्यकाल कौन से सीएम का रहा है। पहला ऑप्शन मिलेगा ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन वो बात आती है कि वो 5 बार बन चुके हैं, अगर उनके दिनों की काउंटिंग करने लगे तो क्या होगा भाई, ये उनसे ज्यादा चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि एक बार में सबसे छोटा कार्यकाल किसका आएगा, तो ओम प्रकाश चौटाला का। अगर जो व्यक्ति बना ही एक बार है तो उसका सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, ये भगवत दयाल शर्मा का 143 दिन है। फिर हमारे पास में ये तो भाई कहना ही क्या है, बहुत बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश की ये क्या है, राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो ये पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बम बनाना जानते थे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन प्रिय खेल भाई फिर से पूछा गया कि ये कौन सा इसका प्रिय खेल हुआ करता था, शतरंज।
ये इनसे संबंधित जानकारी है, लेकिन आज तक मृत्यु के बारे में नहीं पूछा गया है, तो हमें थोड़ा सा भी पता होना चाहिए, याद मत करना, क्योंकि भी मैं डाटा लेके आया हूं तो आपको वही एक्स्ट्रा जानकारी तो दूंगा इनके बारे में। यानी कि इनकी मृत्यु कब होती है, ये 1993 में हो जाती है, 1993। ये इनका राजनीतिक व्यक्तिगत जानकारी है, या हम कह सकते हैं जीवनी है। प्रश्नों से भरमार है, कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हमारे पास में जब सेकंड सीएम की बात करेंगे तो सेकंड सीएम कौन सा आएगा हमारे पास में, राव वीरेंद्र सिंह। और ये वे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी, क्या क्या हो रहा है भाई। नेक्स्ट में चलेंगे, हमारे पास में सेकंड सीएम आएंगे राव वीरेंद्र सिंह, और इनका संबंध कहां से था, नांगल पठानी रेवाड़ी से इनका संबंध हुआ करता था। और संबंध के साथ में ही इनके जन्म के बारे में भी बात करेंगे, तो इनका जन्म कब होता है, उसके जस्ट 3 साल बाद, ये भी हमें पता होना चाहिए। राव वीरेंद्र सिंह, इनका संबंध कहां से था, नांगल पठानी रेवाड़ी। और इनका जन्म की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम जन्म कब होता है, 1921 याद रख लेना भाई, अपने को एग्जैक्ट डेट याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें कोई उसकी जीवनी या जन्म पत्री नहीं बनानी है। तो इनका संबंध की बात करेंगे तो इनका संबंध कहां से हुआ करता था, नांगल पठानी रेवाड़ी, ये पूछा गया प्रश्न है, नांगल पठानी रेवाड़ी। अब हमारे पास में क्या प्रश्न रहेगा इससे संबंधित, हरियाणा के फर्स्ट कौन से आ जाते हैं, चयनित, और सेकंड कौन से आ जाते हैं, सीएम। तो इसी को एक लाइन में हम लिखेंगे, हरियाणा के सेकंड सीएम और फर्स्ट चयनित सीएम, हरियाणा के सेकंड सीएम और हरियाणा के फर्स्ट चयनित सीएम, चयनित सीएम है। और ये इस समय कौन सी पार्टी से सीएम बने थे, क्योंकि अब हमारे पास में जब चांदराम हुआ करता था, चंद सिंह हुआ करता था, मनफुल सिंह हुआ करता था, पिछली वीडियो में हमने देखा भगवत दयाल शर्मा ने उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो ये क्या करते हैं, तब ये इनके विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अध्यक्ष होते थे तो उनके पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी तो बेइज्जती हो चुकी है, आप ये हमारे पास में कुछ समाधान कीजिए, तो समाधान करते हैं। तो उसके बाद में ये एक लोकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है हरियाणा विशाल पार्टी, और उन्हीं से अब ये दोबारा से 1967 में क्या बन चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। और कौन से सीएम बने हैं, चयनित, इससे पहले तो वो क्या थे भी, मनोनीत। तो हमारे पास में इस समय इसकी पार्टी हुआ करती थी, तो कौन सी पार्टी थी, हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी, इससे ये सीएम बने थे भाई। तब इनके पास में क्या था भाई, इसका बहुत ही अलग रुतबा था, एक तरफा ही माहौल था भाई, एक तरफा माहौल था, इतना एक तरफा माहौल था कि सब कुछ भी अगर किसी भी बंदे को ये खड़ा कर देना उनको ही जीत तय थी। लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां से हमारे पास में एक सीट आई थी रेवाड़ी की, और वहां से क्या कर दिया गया, इनकी एक सिस्टर हुआ करती थी सुमित्रा, सिस्टर सुमित्रा, जिसको निर्विरोध एमएलए चुन लिया गया, जिसे निर्विरोध एमएलए चुन लिया गया। और सीट की बात करेंगे तो कौन सी थी, रेवाड़ी, सुमित्रा, रेवाड़ी विधानसभा, विधानसभा सीट। क्या विशेषता रहेगी इसके बारे में, जिसे निर्विरोध एमएलए चुन लिया गया, एमएलए चुन लिया गया, यानी कि एक तरफा माहौल था। अब हमारे पास में जो रेवाड़ी की विधानसभा थी उसके साथ अपोजिट में भी कोई कैंडिडेट ही नहीं आया, कोई कैंडिडेट ही नहीं आया,
तो क्या कर दिए जाते हैं अभी, यानी कि हमारे पास गांव में जब बोलते हैं ना कि बैठी ही पंचायत बना दी, यानी कि बैठा ही सरपंच बना दिया, इसी प्रकार से ये बैठी हुई एमएलए भी चुन ली जाती है। और ये क्या थी भी, पहली ही शायद थी, उसके बाद क्या है, ये पहली ही एमएलए थी जो कि निर्विरोध चुनी गई है। उसके बाद में आज तक तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई त्याग कर दे या कुछ ऐसी हवा आई हो कि उसके सामने कोई खड़ा ही ना हुआ, कोई ना कोई तो खड़ा रहता ही है, ज्यादा न तो आजाद उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। ये चीजें इसके साथ में थी। अब हमारे पास में थोड़ा सा और इनके बारे में क्या जानकारी रहती है कि ये राव तुलाराम के वंशज भी रहे हैं। राव तुलाराम जिनका योगदान कहाँ पर देखने को मिलता है अभी अपने को, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे को तो पता भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राव तुलाराम के वंशज, तुलाराम के वंशज। छुट्टी होती है आपकी 23 सितंबर की, और उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो हम भाई आपको जब थोड़ा सा इतिहास में लेके जाएंगे तब ही बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा भाई इसके बारे में। ये राव तुलाराम के क्या रहे हैं, वंशज रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पंजाब सरकार में क्या थे भी, प्रताप सिंह कैरो जब सीएम बने थे, ये कब बने थे, 1957 में, जो हमारे पास में क्षेत्रीय फार्मूला लगा था तो उसमें क्या कर दिया इन्होंने, प्रताप सिंह कैरो ने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा अपने हरियाणा और हिसार में विद्रोह भी देखने को मिला था। हरियाणा जनसंघ पार्टी भी आई थी, हरियाणा क्षेत्रीय समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे बलवंत राय तायल। तो ये पंजाब में कांग्रेस पार्टी के समय परिवहन मंत्री हुआ करते थे भाई। या हम कह सकते हैं कि प्रताप सिंह कैरो की सरकार में, प्रताप सिंह कैरो की सरकार में पंजाब के परिवहन व राजस्व मंत्री हुआ करते थे, राजस्व मंत्री हुआ करते थे। फिर हमारे पास में केंद्र सरकार में भी इनकी भूमिका देखने को मिलेगी। क्या क्या भूमिका आती है केंद्र सरकार में इनकी भूमिका, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकी भूमिका रही है। केंद्र सरकार में भूमिका क्या क्या रह सकती है, पूछे गए प्रश्न है भूमिका। ये भाई केंद्र सरकार में कृषि से संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलेगी या जो कोई विभाग मिलेगा उनके बारे में ये मंत्री रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मंत्री रहे हैं। तो ये बात आती है 1980 की, और 1980 में क्या था भी, कौन से पीएम हुआ करते थे उनके बारे में भी आप लोग में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 1980 में ये आते हैं भी कृषि, कृषि के बाद में सिंचाई, सिंचाई के बाद में ग्रामीण, ग्रामीण के बाद में हम बात करते हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास और खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे हैं, खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री, आपूर्ति विभाग के मंत्री। ये चीजें हमारे पास में भाई इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद में थोड़ा सा एक दो जानकारी और मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि अपने प्रयासों से क्या करवाया था, इनका संबंध कहां से था, संबंध थोड़ा सा बात को समझते हुए चलेंगे। कहां से था आपको पता होना चाहिए, नांगल पठानी रेवाड़ी, और रेवाड़ी ही जिले को अपने प्रयासों से इन्होंने महेंद्रगढ़ से अलग करवाया है भी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अपने प्रयासों से रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से अलग करवाया था, महेंद्रगढ़ से अलग करवाया।
अब बात करते हैं कि रेवाड़ी जिला कब बना था। ये आपको बताया गया है कि हरियाणा के 7 जिलों से लेकर 22 जिलों तक का सफर इतने अच्छे डिटेल से आपको समझाया गया कि कब बना, ट्रिक के साथ भी बताया गया और कौन से जिले से अलग हुआ और उनमें उस समय कौन सा सीएम रहा था, उसके पीछे क्या क्या कुछ थोड़े बहुत राजनीतिक कारण भी रहे थे, वो भी आप लोगों को बताए गए हैं। भी आप लोग पढ़ते रहिए, बस यही हमारे पास आप लोगों के काबिल जो हमारे पास में कंटेंट है यही देने को है और आप लोग अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चुगनी करें, यही हमारा प्रयास है। फिर हमारे पास में हम बात करते हैं, तो ये इतनी जानकारी के बाद में यहाँ पर इनकी मृत्यु के बारे में आज तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु कब हो जाती है। 30 सितंबर 2009, 30 सितंबर 2009 को इनकी मृत्यु हो जाती है, पूछा नहीं गया है। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट हमेशा वही फोन में सेव रह जाते हैं, पता नहीं फोन में कितनी फोटो सेव है, आज तक उनका कोई समाधान हुआ है, नहीं हुआ। कॉपी पे लिखना है, लिखने के बाद में एक ही बार लिखना है और उसके बाद इसको याद करना है। भाई याद करने से ही बात बनेगी, नौकरी उसी को मिलेगी जो याद रखेगा, ना कि स्क्रीनशॉट से और ना ही कि कॉपी पे लिखने से कुछ समाधान होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह, जन्म 1921 में और इनका संबंध कहां से था, नांगल पठानी रेवाड़ी से इनका संबंध हुआ करता था। हरियाणा के ये सेकंड सीएम और फर्स्ट चयनित सीएम थे। इनकी पार्टी भी हुआ करती थी, एक हरियाणा विशाल पार्टी से ही चुने गए थे। और उसके बाद में हम बात करें तो ये राव तुलाराम के वंशज भी माने जाते हैं। इनकी एक सिस्टर हुआ करती थी सुमित्रा, जब ये 1967 में सीएम बने थे तो इनकी एक तरफाई हवा थी, तो उसमें सुमित्रा को क्या कर दिया जाता है कि रेवाड़ी विधानसभा से सीट से जिसे निर्विरोध एमएलए चुन लिया गया। उसके बाद प्रताप सिंह कैरो की सरकार में पंजाब में परिवहन और राजस्व मंत्री भी हुआ करते थे। केंद्र सरकार 1980 में ये कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री भी रहे हैं। अपने प्रयासों से रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से अलग भी करवाया है। और उनकी मृत्यु की बात करते हैं तो ये 30 सितंबर 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से संबंधित हमें कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये इनकी मृत्यु हुई थी ना, तब ये कोई पद पर नहीं थे, लेकिन जो 10 सीएम थे उनमें से 2 सीएम ऐसे भी थे जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो वो पद पर हुआ करते थे, तब इंपॉर्टेंस उनकी मृत्यु इंपॉर्टेंस हो जाती है। जो थे एक तो थे देवीलाल और सेकंड थे भजनलाल। सीक्वेंस आएगी भी कब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो कौन से पद पर हुआ करते थे। 2 सीएम पढ़ चुके हैं, एक तो हमारे पास में आ चुका है भगवत दयाल शर्मा और सेकंड में राव वीरेंद्र सिंह। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसके इनसे संबंधित भाई कमेंट बॉक्स अपना ओपन है। ओपन के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ डाउट ही लिखना है, सिर्फ आपको वीडियो बना के सोल्व कराना पड़े या और कुछ अलग करवाना पड़े। फिर हमारे पास में हम बात करेंगे थर्ड सीएम की, और थर्ड सीएम भाई हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका नाम आता है बंसीलाल। बंसीलाल, इनका संबंध कहां से था, गोलागढ़ भिवानी, गोलागढ़ भिवानी। और इनके जन्म की बात करेंगे, जन्म इनका जन्म कब होता है तो इनका जन्म होता है 1927 में, गोलागढ़ भिवानी 1927। थोड़े से एक बार कोई रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे तो क्या होगा भाई, हमें जन्म याद बहुत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जितनी बार ज्यादा आप लिखकर देखोगे, जितना रिवीजन करोगे याद हमें तभी होता है। सबसे पहले आया था हमारे पास में भगवत दयाल शर्मा शॉर्ट, फिर हमारे पास में आया था राव वीरेंद्र सिंह, और अब हमारे पास में आ चुका है बंसीलाल। इनका जन्म हमारे पास में भगवत दयाल शर्मा था 1918 में, और इनका संबंध कहां से था, बेरी जद्दर। फिर राव वीरेंद्र सिंह आए, इनका संबंध कहां से था, नांगल पठानी रेवाड़ी, और इनका जन्म कहां हुआ था 1921। उसके बाद में बंसीलाल आ चुके हैं, तो इनके जन्म की बात करते हैं तो ये 1927। तीनों जन्म पूछे गए हैं अभी, यानी कि इनके बाद ये 3 साल का गैप आया, फिर 3 दूनी 6 का गैप आया। फिर हमारे पास में जब नेक्स्ट सीएम आएंगे बनारसी दास गुप्ता, तो उससे ये जस्ट 10 साल वही क्या थे, बड़े थे, तो ये
जो बनारसी दास गुप्ता आएगा उनका जन्म आ जाता है 1917। यानी कि जब ये हमारे पास में 4 सीएम आए हैं तो इनके साथ में भी 1918 में याद रखना पड़ेगा, 3 इनका गैप आया, रीजनिंग लग रही है 3 दूनी 6 का गैप आया, फिर पता नहीं भाई ये -10 भी हो चुका है, कैसी होती अपने को तो रिलेट कर लेना है। तो ये ऐसे भी इनके जन्म से और इनका जो स्थान है उनके संबंध से भी दोनों की बातें याद रखनी पड़ेगी। तो भी बंसीलाल गोलागढ़ भिवानी, और जन्म की बात आती है 1927 में इनका जन्म हुआ था। और अब इनमें बात करें तो क्या विशेषता रहती है कि ये सबसे युवा सीएम बने थे, और कितने वर्ष की उम्र में ये सीएम बने थे, तो 41 वर्ष की उम्र में ये सीएम बने थे। सबसे युवा सीएम, जो भी हमने उसमें भी बात की थी जब सीक्वेंस पढ़ रहे थे, और कितने वर्ष के थे, 41 वर्ष। और पहली बार सीएम कब बने थे भाई ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1968, जब 67 और 68 में जो हमारे पास में हरियाणा का पहला राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसके बाद में लाल नामक व्यक्ति ही सीएम बनता है। तो उसमें 41 वर्ष की उम्र में ये, अगर इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाता है, 1968 ही होता है क्या, 1968 ही होता है। फिर हमारे पास में बात करेंगे, ये हरियाणा के फर्स्ट जाट मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के फर्स्ट जाट मुख्यमंत्री, जाट मुख्यमंत्री। ये भी हमें पता होना चाहिए भाई, कभी भी पूछा जा सकता है। हरियाणा का पहला भाजपाई सीएम पूछा गया है, पहला कांग्रेसी सीएम पूछा गया है, पहला नॉन कांग्रेसी सीएम पूछा गया है, जातिगत भी पूछा जा सकता है। तो अब हमारे पास में इससे संबंधित भाई जो इनके उपनाम आए हैं, उपनाम या इनसे संबंधित भाई इनकी विशेषताएं भी कह सकते हैं या अन्य नाम भी कह सकते हैं कि उपनाम, क्या क्या इनके उपनाम आएंगे। सभी के सभी, अगर किसी व्यक्ति को अगर उपनाम दिया गया है तो वो उनकी विशेषता के कारण ही दिया जाता है, न कि ऐसे भी इनका कोई नाम रख देते हैं। तो इनके नाम क्या बन जाते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शेरशाह सूरी, और हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, बहुत सारे इनके अन्य नाम हैं। और इनसे क्या क्या संबंधित बातें आती हैं, हरियाणा का विकास पुरुष, इस समय इन्होंने बहुत सारे काम किए थे भाई। विकास पुरुष के बाद में हम सेकंड में बात करेंगे हरियाणा का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष किसे बोला जाता है, भारत का लौह पुरुष, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भाई। हरियाणा का लौह पुरुष। फिर हम बात करते हैं आधुनिक हरियाणा का निर्माता, थर्ड पे आएगा आधुनिक हरियाणा का निर्माता। क्यों कहा जाता है उनके बारे में भी देखेंगे। फिर हमारे पास में हरियाणा का शिल्पी व हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। इससे पहले आप लोग ये लिखिए भाई इनके बारे में, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। आधुनिक हरियाणा का निर्माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में हरियाणा के 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली पहुंची थी। और लास्ट गांव कौन सा था भाई जब बिजली पहुंची, तो उचानी कला था। और उचानी कला कहां पर था, करनाल में था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हरियाणा का आधुनिक निर्माता, यानी कि 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी। और लास्ट गांव आता है उचानी कला, और उचानी कला में इनको इसी बेहतरीन काम के लिए इंदिरा गांधी सम्मानित करने के लिए आई थी। यह प्रश्न भी पूछा गया है। 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी।
और लास्ट गांव की बात करते हैं। लास्ट गांव ये पूछा जाता है भाई, बिजली पहुंची कोई नहीं पूछता। उचाणी कला, और ये उचाणी कला कहां पर है? करनाल। और यहां पर क्या थे भाई, इन्हें यहां पर इंदिरा गांधी भी सम्मानित करने आई थी। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी सम्मानित करने आई थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी है भाई, क्लास ही अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास फोर्थ में हम बात करते हैं हरियाणा का शिल्पी व शेरशाह सूरी। अब ये शेरशाह सूरी क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके शासनकाल में भी क्या थे, सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने हमारे पास में जीटी रोड का निर्माण किया था। जीटी रोड का निर्माण किया था, तो उसके बारे में भी क्या क्या जानकारी मिलती है। थोड़ा सा इंडिया जीके के लेवल का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बता दूं। जब हमारे पास में इस समय शेरशाह सूरी ने जीटी रोड के नाम से ही इनका, जब ये हमारे पास में इस प्रकार से इंडिया हुआ करता था, अब का नहीं है, ये पुराने इंडिया की बात कर रही है, तब हमारे पास में भी इंडिया इस प्रकार से हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था। बात आती है मौर्यों के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यहाँ से इस रोड को इस प्रकार से बनाया गया था, यहाँ से स्टार्ट की गई थी और कोलकाता तक लाया गया था। तब उस समय उसका नाम हुआ करता था उत्तरापंथ। उत्तरापंथ कब की बात है ये? मौर्यों के समय। जब शेरशाह सूरी आया तब इसका नाम कर दिया जाता है सड़क आजम। और जब 1840 के आसपास की बात है, तो अंग्रेज आते हैं, तब इसका नाम कर देते हैं जीटी रोड, ग्रांट ट्रक रोड। तो ये हमारे पास में इससे संबंधित जानकारी रहती है। इसमें हुआ क्या था कि जो मौर्यों ने जब इसका निर्माण करवाया, तो इसके रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को ही कटा दिया था बस, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी कि रास्ता हमारे पास में जब सीधे जा रहे हैं, तो भी सीधा ही हमारे डाइवर्ट ना होना पड़े। जब शेरशाह सूरी आता है, तो इस रास्ते पे क्या करता है भी, इनके पास भर्ती करवा देता है, रोडे वगैरह गिरवा देता है। सिर्फ इतना ही करता है भी चलो ठीक है, अब रास्ते में भर्ती कर दे भाई, बरसात के समय में हम आसानी से गुजर जाए। जब 1840 में अंग्रेज आएंगे, तो वो क्या करेंगे भी, तारकोल से सड़क बनाने का भी काम करेंगे। और अलग अलग समय में इसका अलग अलग नाम भी होता है। इंडिया जीके का बहुत अच्छा प्रश्न है अभी। जब ज्योग्राफी की हम परिवहन पढ़ेंगे या परिवहन के साथ में हम नेशनल हाईवे पढ़ेंगे, तब इसका जिक्र आता है भी। बहुत अच्छी है ज्योग्राफी भी क्लास, आपको अपने चैनल पे मिलती है। अगर बात वही उनकी आती है, अगर इससे अच्छी कहीं मिले तो आप हमें बता देना। हरियाणा का शिल्पी व शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सड़कों का इन्होंने निर्माण करवाया था। सड़कों के निर्माण के कारण, सड़कों के निर्माण के कारण या सड़कों का निर्माण, ये इनके अन्य नाम आते हैं चार। और चारों से भाई पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी व शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इनके बारे में। जैसे ये 1968 में हरियाणा के सीएम बनते हैं, तो सीएम बनने के बाद में 1969 में एक हरियाणा भाषा के आधार पर भाषा आधिकारिक एक्ट आता है। तब उस समय हरियाणा की सेकंड भाषा कौन सी चुनी जाती है? हरियाणा एसआई में प्रश्न पूछा गया था। तो ये हमारे पास में जब 1966 में अलग हुए थे, तब कौन से आधार पे हम अलग हुए थे? तब हमारे पास में भाषा के आधार पे अलग हुए थे 1966 में। तो वाद विवाद ये रहा था कि फर्स्ट तो चलो हिंदी हो चुकी है, सेकंड भाषा कौन सी करे? हरियाणा वाले मना कर रहे थे कि पंजाबी करनी चाहिए। आधे लोग तो पंजाबी के पक्ष में थे, आधे इंग्लिश के पक्ष में थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भाई हरियाणा का भी जाटराम है, कुछ ना कुछ तो अलग इन्होंने करना ही है। मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब दो चीजों में विवाद है, एक तो पंजाबी में है और एक इंग्लिश में है, तो इन्होंने क्या किया भाई, तुम दोनों के दोनों रहने दो। बात आ जाती है 1969 में।
दो और भाषा बना दी जाती है सेकंड तमिल। और ये जो तमिल है ये हरियाणा के एक्साई एग्जाम में पूछी गई थी भाई। थोड़े से ये भी इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि हरियाणा की फर्स्ट भाषा तमिल इन्होंने ही लागू की थी 1969 में। हरियाणा की सेकंड भाषा तमिल, और ये कब लागू की जाती है? 1969। और 1969 ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है, और किसके तहत की गई थी? अगर पूछा गया ना तो सभी को भी नानी दादी चिट्ठी की दूध याद आना एंड बैंड सब कुछ याद आ जाएगा भी आपको। इस समय क्या हुआ था? हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट आया था भाई। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट आया था, तब उसके तहत हरियाणा के सेकंड भाषा तमिल लागू की गई थी, और ये 1969 में लागू की गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जानकारी चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से वैसे आ तो जाएगी हमारे पास में। अब इनमें से 1999 या 2000 के आसपास की बात आती है कि ओम प्रकाश चौटाला इस समय सीएम है, तो इसको समाप्त कर देते हैं भी, इस यानी कि तमिल भाषा को समाप्त कर देते हैं। और सेकंड भाषा अब हमारे पास में एट प्रेजेंट में बात करें पंजाबी है, और 2009 या 10 के प्रोसेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेकंड भाषा हमारे पास में एट प्रेजेंट में बात करें तो पंजाबी है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए और इस पंजाबी को लागू करने वाले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये सीक्वेंस रहेगी। इस समय क्या था? ये तमिल को खत्म कर दिया गया, और खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। भाई सभी के सभी जाट है, कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे, जो अलग करेगा ना तभी उसका नाम होगा, वरना नॉर्मल तो भाई सारे चलते ही आ रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास इसमें बात करेंगे और इसके बारे में क्या रहता है कि 1969 में हमारे पास हरियाणा में एक विभाग की स्थापना की गई थी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड। वो उस समय 1969 में चंडीगढ़ हुआ करता था, लेकिन 72 में उसको भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया। तो भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया तो वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन जब हमारे पास में हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया तो उसी समय ये शिक्षा मंत्री भी बने थे, क्योंकि भाई हमें शिक्षा को भी उच्च स्तर पे आगे लेकर जाना है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा के फर्स्ट शिक्षा मंत्री, हरियाणा के फर्स्ट शिक्षा मंत्री। दोस्तों डाटा थोड़े डीप में है, संयम बनाए रखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। फर्स्ट शिक्षा मंत्री। फिर हमारे पास में हरियाणा की पहली जनगणना भी इसी के शासनकाल में हुई थी, और कब हुई थी हमारे पास में, ये इसके बाद में लिख लीजिए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गठन 1969। शिक्षा मंत्री, शिक्षा बोर्ड का गठन, शिक्षा बोर्ड का गठन 1969। कहाँ हुआ था? इसका मुख्यालय जब चंडीगढ़ हुआ करता था। फिर हमारे पास में और थोड़ी सी बात करें, 1971 में इनके शासनकाल में हरियाणा की पहली जनगणना। 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना। प्रश्न 1971 वाला है, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पूछा यह जाता है कि कौन से सीएम के कार्यकाल के दौरान हुई थी ये चीजें। अब हमारे पास में थोड़ा सा और बात करते हैं, तो ये सीएम हमारे पास में लगभग कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन जब 1996 से जब ये 98 तक सीएम तीसरी बार भी बनेंगे, तो तीसरी बार सीएम बनेंगे तब इनके पास में एक लोकल पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी, और इससे पहले हमारे पास में राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी भी आई थी, उसका क्या नाम था? हरियाणा विशाल पार्टी। दोनों में पता होना चाहिए।
इनकी एक पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विकास पार्टी, और राव वीरेंद्र सिंह की कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1996, क्योंकि अब ये 1996 से 98 तक 2 वर्षों तक सीएम रहेंगे। और इस पार्टी का एक बार चुनाव चिन्ह भी पूछा गया था। चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का व लड़की। चुनाव चिन्ह है, ये पता नहीं भी बोर्ड चुनाव चिन्ह है लड़का व लड़की, ये इनका चुनाव चिन्ह था। तो इसी शासन के काल के दौरान कुछ भी हमारे पास में शराबबंदी से बातें भी सुनने को मिलती है कि 1996 से लेकर 98 तक में शराबबंदी का जो दौर देखना पड़ा था भी वो बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। तो और ये क्या करते थे भी, जब इन्हीं के कुछ इन्होंने तो शराबबंदी कर रखी है, कौन? बंसीलाल। और इन्हीं के एक लड़के हुआ करते थे सुरेंद्र, वो सरेआम क्या कर रहा था भाई? शराब बेचने का काम कर रहा था। यानी कि बाप ने तो शराबबंदी कर रखी है और बेटा खुलेआम सरेआम 2 नंबर से पैसे कमा रहा है शराब बेचकर। और इसका विरोध भी बहुत ज्यादा देखने को मिला था। और विरोध देखने के बाद में क्या करते हैं भी, कुछ एमएलए भी इसके विरोध में आ जाते हैं और ये सरकार गिरा देते हैं और इसमें सीएम बन जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन ये शराबबंदी आती है, इसके बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि शराबबंदी कौन से समय के बीच में रही थी? शराबबंदी, अगर शराबबंदी की बात करें, इसकी एग्जैक्ट डेट हमें पता होनी चाहिए। 1 जुलाई से लेकर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक ये शराबबंदी रही थी। ये इनके पास में जीवन से संबंधित हमारे पास में जो इनकी खास बातें हैं, विशेषताएं हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनसे संबंधित जानकारी रहती है। तो और इसी के साथ में हमारे पास में अब इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से संबंधित हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है पढ़ रहे हैं डाटा गहराई से, अभी थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। आप लोग मास्टर बन जाओगे, मास्टर। ये ऐसी जी अगर हरियाणा जी के आपने पढ़ ली तो सारी की सारी, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना आप। मृत्यु, अगर इनके मृत्यु की बात करते हैं तो ये 2006 में, इससे पहले 2003 में किसकी हुई थी? राव वीरेंद्र सिंह की। ये 2006 में। क्या पता एग्जामिनर का थोड़ा बहुत भाई दिमाग खराब हो, जन्म से तो पूछता आ ही रहा है, इससे भी पूछ ले। उनके पास तो कलम है, क्वेश्चनों के गोदाम भरे पड़े हैं, जी करेगा हाथ मारेगा, कोई भी प्रश्न आ जाए उठा देगा। तो भाई अपने को तो देखना क्या है, कंपटीशन किस लिए आता है? ये कंपटीशन इसलिए आता है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए नहीं, आपको दूर भगाने के लिए लिया जाता है। लेकिन जबरदस्ती तो हमें करनी होगी, हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी, तब भी हम सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सा बन सकते हैं। वरना नॉर्मल तो सभी लोग रह ही रही हैं भाई, उनके पास में तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो आप नॉर्मल ही हैं। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया आपको करना होगा, तभी आपको वही क्या है ज्वाइनिंग मिलेगी, सिलेक्शन मिलेगा, तभी सरकारी पैसा घर पे आएगा। और सरकार पैसे के साथ साथ में जो आपको समाज में वैल्यू मिलती है ना, उसका तो रुतबा ही अलग है भाई। आप ब्याह शादी में जाके देख लेना, एक तो आप नॉर्मल ही है, आपकी वैल्यू देख लेना। और आप जब कोई थोड़ा सा पद पर अधिकारी उनके घर आए, तब उनकी वैल्यू देख लेना कैसे होते हैं। और फिर अपने आप में भाई चेंज कर लेना, भाई हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं भी क्या क्या रहेगा। बंसीलाल, इनका संबंध रहा था हरियाणा के गोलागढ़ भिवानी से। ये 1927 में इनका जन्म होता है। सबसे युवा सीएम माने जाते हैं, 41 वर्ष के, हरियाणा के फर्स्ट जाट मुख्यमंत्री हैं। उपनाम की बात करें तो ये भी हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाते हैं, हरियाणा के लौह पुरुष कहे जाते हैं, हरियाणा का आधुनिक निर्माता भी कहे जाते हैं। निर्माता क्यों कहे जाते हैं कि 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी। और लास्ट गांव हमारे पास में उचानी कला करनाल का था। और ये उचानी कला करनाल का है ना, इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है भाई, वो आप लोग हमें बताएंगे भाई। जो
एट प्रेजेंट करंट में तो अब तो नहीं है, 2 साल पहले ये करंट में रहा था। अभी मुद्दा ऊंचानी कला का क्या रहा था। इंदिरा गांधी यहाँ पर सम्मानित करने आई थी। हरियाणा के शिल्पी व शेरशाह सूरी भी कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सड़कों के निर्माण में इनका भी बहुत अहम योगदान था। फिर हरियाणा की सेकंड भाषा तमिल इन्होंने लागू की थी 1969 में। और हरियाणा का भाषा आधिकारिक एक्ट भी कब आया था? 1969 में आया था। हरियाणा के फर्स्ट शिक्षा मंत्री रहे हैं इसी के शासनकाल में। 1969 में हरियाणा शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया था। 1971 में हरियाणा में पहली जनगणना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। पार्टी की बात करते हैं तो हरियाणा विकास पार्टी आई है। चुनाव चिन्ह क्या था ये उसके बाद तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। चुनाव चिन्ह लड़का लड़की हुआ करती थी। शराबबंदी की बात करें तो ये शराबबंदी कौन से 2 डेट को हुई थी ये भी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं मृत्यु के बारे में भी नहीं पूछा गया है, ना ही थोड़ा पूछा जाएगा, कोई भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जब इनकी मृत्यु होती है तो ये कोई भी एक आधिकारिक पद पर नहीं थे। एक सामान्य सी मृत्यु हो जाती है, तो सामान्य मृत्यु से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो हमारे पास में 3 सीएम हो चुके हैं, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल। अब हम चलेंगे भी चौथे की तरफ। बहुत शानदार सीएम है बनारसी दास गुप्ता, जिनका संबंध हमारे पास में आता है मानहेरू भिवानी से। 4th नंबर पे आएगा बनारसी दास गुप्ता। गुप्ता संबंध की बात करें मानहेरू भिवानी। जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था? 1917। एग्जैक्ट डेट हमें कोई याद नहीं रखनी है, जन्म के बारे में सीधा ईयर ही पूछा जाता है। अगर ईयर ना पूछे एग्जैक्ट डेट भी दे दे तो हमारे पास में जो अन्य सीएम आए हुए हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी साथ में ही मिलेगी। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में अगर हरियाणा के प्रति पढ़ने लग जाए ना तो ये भी बहुत खतरनाक बंदे हैं। सीएम रहे हैं 2 बार, डिप्टी सीएम रहे हैं 2 बार, डिप्टी सीएम 2 बार। कब कब रहे हैं? एक तो ओम प्रकाश देवीलाल के समय में, जब ये 1987 में बनते हैं। 87 में बनने के बाद में जस्ट ओम प्रकाश चौटाला जब सीएम बनते हैं तो क्या करते हैं, उसके समय में भी ये डिप्टी सीएम रहे हैं। और एक बार की बात करें या विधानसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं, भी कितनी बार रहे हैं? 1 बार विधानसभा अध्यक्ष। कितना खतरनाक प्रश्न है, और ये ही पूछ लिया गया भाई कि हरियाणा का एक ऐसा सीएम बताइए जो डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कौन रहे हैं? बनारसी दास गुप्ता। अपने आप में ही डाटा के साथ में ही आपको पता लग रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना फैक्ट के अनुसार प्रश्न बन रहा है। फिर हमारे पास में बात करते हैं तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं समाज सेवी हुआ करते थे। ये स्टार मार्क लेकर यहीं कर लेना। ये स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी व सामाजिक या समाज सेवी हुआ करते थे, समाज सेवी हुआ करते थे। ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक बार देवीलाल के बारे में पूछा गया कि हरियाणा का एक ऐसा सीएम बताइए जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करता था, तब उस समय बनारसी दास गुप्ता उसमें ऑप्शन में नहीं था। अगर ऑप्शन में होता तो वही कहीं ना कहीं उलझने वाली बात हो जाती, लेकिन देवीलाल को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन देवीलाल के बाद में हम बात करें तो बनारसी दास गुप्ता भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। उसके बाद इसकी कुछ पत्रिकाएं आती है हमारे पास में। पत्रिकाएं पत्रिकाएं बहुत अच्छी पत्रिकाएं लिखती हैं अभी ये। कौन सी पत्रिकाएं आती हैं हमारे पास में? हरियाणा के केसरी, हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा संवाद,
हरियाणा केसरी, केसरी के बाद में आएगा हरियाणा कांग्रेस। दो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा केसरी और हरियाणा कांग्रेस किसकी पत्रिकाएं हैं, दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी गई है, तीसरी से में कोई लेना देना नहीं है। तो हरियाणा केसरी और हरियाणा कांग्रेस। अब इनकी एक बहुत ही फेमस बुक भी आती है जिसका नाम आता है पंचायती राज क्यों और कैसे। और बुक के बारे में भाई जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछी जा चुकी है। कौन सी? पंचायती राज क्यों और कैसे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा हमें, पंचायती राज क्यों और कैसे। अब ये इनसे संबंधित हमारे पास बातें हो चुकी हैं, थोड़े से कम समय के लिए आए थे लेकिन इनकी मृत्यु कोई ज्यादा खास वैल्यूएबल नहीं है, तो हमें याद नहीं करने की जरूरत है, क्यों हम फालतू काम का बर्डन ले। तो अब हमारे पास में जो बनारसी दास गुप्ता के बारे में जो जानकारी मिली है सभी की सभी एग्जाम में पूछी गई है। एक एक्स्ट्रा जानकारी हमारे पास में यही है कि ये स्वतंत्रता सेनानी व समाज सेवी हुआ करते थे। सीएम के बारे में बातें करेंगे तो ये कितनी बार? 2 बार डिप्टी सीएम की बात करेंगे, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, 1 बार पत्रिकाओं की बात करेंगे। तो हमारे पास में हरियाणा केसरी और हरियाणा कांग्रेस बुक हमारे पास में बात करेंगे पंचायती राज क्यों और कैसे। इनके संबंध के बाद में बात करेंगे तो मान हेरू भिवानी, जन्म हमारे पास में 1917 में। अब तक हमने 4 जो मुख्यमंत्री आए हैं उनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त की है, उनकी जीवनी के बारे में देखा है। ऐसे ही हमारे पास में 6 सीएम और आएंगे, और गहराई से पढ़ने के लिए भी अपने चैनल के साथ में तो जुड़ना होगा। अगर जिस दिन थोड़ा सा एग्जाम का लेवल उठा तो आप लोग भाई अपने आप को कोसते रह जाओगे कि काश हम इस हरियाणा जीके को पढ़ लिए होते, तो आज हमारे पास में 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए हैं, तो भाई उनका कहीं ना कहीं भरपाई हो सकती थी। तो भाई समय अभी है आपके पास में। हरियाणा पुलिस के फॉर्म तो स्टार्ट 20 फरवरी से हो रहे हैं और 20 मार्च तक होंगे। उसके बाद में फिजिकल होगा और फिजिकल होने के बाद में आपका एग्जाम होगा। समय थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा है ना क्यों चीजों को भी डीप में पढ़ लिया जाए। तो इसी के साथ में आप लोगों को क्लास कैसे लगी, और जो बचे हुए सीएम हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे भाई। और अपने आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।